नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना एक नए संकट के दौर में पहुंच गया है। ब्रिटेन में हाहाकार मचा हुआ है। एक नया प्रकार जो कोरोना वायरस का है वो आ गया है और उसको लेकर काफी चिंतित हैं लोग। बड़ी तेजी से ये बीमारी फैल रही है। यूरोप के और कई देशों में भी स्थिति बहुत खराब दिखाई दे रही है। क्या भारत में भी ये संकट और गहरा होने वाला है? एक और सवाल उठाया जा रहा है कि जब कोरोना का एक नया वायरस आ गया, मतलब उसका म्यूटेशन के जरिए उसका एक और स्वरूप आ गया है, तो जो इतने दिनों से कोई करीब करीब एक साल से कोशिश की जा रही थी कि वैक्सीन बनाया जाए जिससे सुरक्षा हो सके, वो वैक्सीन काम करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद एक और सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों में कोरोना वायरस जो है एक ऐसा स्वरूप ले लेगा कि अभी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत मुश्किल से करीब एक साल तक कोशिश और प्रयास करके डॉक्टरों ने विकसित किया है वो काम ही नहीं करे। नंबर वन। नंबर टू, जो वैक्सीन बनाया गया है वो भी काम नहीं करे। और नंबर तीन, ये कहा जा रहा है कि क्या इससे जो गंभीर रूप से बीमार होने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, क्या मौत की भी संख्या बढ़ सकती है। आज इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमने ब्रिटेन से डॉक्टर अशोक जैनर को और एम्स ऋषिकेश से डॉक्टर मीनाक्षी धर को आमंत्रित किया है। दोनों ही अपने मामलों के विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ हैं और कोरोना पर गहरी नजर रखे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। इस बातचीत से पहले मैं आपको सिर्फ एक सूचना देना चाहूंगा कि सत्यहिंदी.com का एंड्रॉयड ऐप जो है वो आ चुका है और आप ज्यादा सहूलियत के साथ अपनी इच्छा के हिसाब से इस हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए आप हमारा एंड्रॉयड ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही एक और अनुरोध जो हम बार बार करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको एक डिस्क्लेमर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन का बटन मिलेगा। उस बटन को आप दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि सत्यहिंदी.com के साथ और करीब से आप कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, जब पत्रकारिता जो है वो बड़े बड़े घरानों के फंड से चलने की स्थिति आ जाती हो, उनका कब्जा हो जाता हो, तो स्वतंत्र पत्रकारिता को, निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है और सत्यहिंदी.com अपने दर्शकों की मदद से इस काम को कर रहा है। तो बहरहाल इसके वीडियो के बाद में जो डिस्क्रिप्शन का बटन है उसको दबाएं और देखें। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अशोक जैनर के सामने ये सवाल रखता हूं, क्योंकि ब्रिटेन में स्थिति बहुत गंभीर है। फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, यहाँ तक कि एक तरह से बहुत कठोर लॉकडाउन वाली स्थितियां जो पहले थी वो आ चुकी हैं। डॉक्टर साहब, ये जो नया वायरस का जो प्रकार आया है, ये क्या सचमुच बहुत ही ज्यादा घातक है और क्या इससे बहुत ज्यादा मौत होने की आशंका जो बताई जा रही है वो सही है? शैलेश जी, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरीके का मीडिया का हाइप और पैनिक मोड पे हमने इंडिया को भी फ्लाइटें बंद कर दी। इसको आप ऐसे समझिए कि ये आरएनए वायरस है कोरोना। आरएनए वायरस में हर रोज परिवर्तन आते हैं थोड़ा। जैसे ये किसी के बॉडी में जाता है, उसकी इम्यूनिटी कम है, वहाँ म्यूटेशन हो जाता है। तो इन म्यूटेशन को, इन परिवर्तन को हम लोग मॉनिटर करते हैं। यूके में हर एक मरीज का ब्लड लिया जाता है, फिर उसके जीनोम चेक किया जाता है, कितने म्यूटेशन हुए, कितने वेरिएशन हुए, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। वो WHO से भी शेयर किया जाता है। ये जो म्यूटेशन हुआ, ये जो इसमें बदलाव आया, इस बदलाव में जो है केवल पेनिट्रेशन की क्षमता बढ़ गई इसकी। जब ये हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो इसकी पेनिट्रेशन की क्षमता अगर 10 थी, वो 10 से बढ़ के 50 होगी। पेनिट्रेशन आसानी से अंदर कर पा रहा है। पेनिट्रेशन किसके थ्रू करता है? एक प्रोटीन होती है, स्पाइक प्रोटीन। तो उसमें बदलाव आया और पेनिट्रेशन इसका आसान हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खतरनाक हो गया। जितनी पहले मोर्टेलिटी थी, डेथ थी, उतनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ना इसका इसमें बदलाव है कि जो हमने वैक्सीन तैयार करी थी उसका प्रभाव नहीं होगा। वैक्सीन का प्रभाव है। मैं केवल वैक्सीन पर आऊंगा, लेकिन डॉक्टर मीनाक्षी धर हमारे साथ हैं। सबसे पहले भारत के बारे में डॉक्टर साहब, ब्रिटेन में जब कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि भारत में लोग जो हैं बड़े
डरने लगते हैं। अब तो फ्लाइट्स बंद की जा रही हैं और लोग यहाँ बहुत चिंतित हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है या सोशल मीडिया है, उस पर जो नया वायरस ब्रिटेन का है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है और लोग यहाँ पर आतंकित हो रहे हैं। तो क्या स्थिति भारत के बारे में अभी दिखाई दे रही है? शैलेश जी, जैसा कि डॉक्टर जैनर ने कहा, ये नया वायरस नहीं है। एक्चुअली मिस इन्फॉर्मेशन होता रहता है, कोई किसी ने एक बात बोल दी और उसका फिर बतंगड़ बन जाता है। एक्चुअली नया वायरस नहीं है, ये एक वेरिएंट है। अगर आपको याद होगा, जब ये जिस महीनों में ये शुरू ही हुआ था यहाँ कोविड, मुझे बिल्कुल अभी भी याद है कि शुरुआत में ही इंडिया में भी कुछ जहाँ जिम्स है, ग्रेटर नोएडा में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहीं से शुरुआत के महीनों में ही 2-3 लोगों में जिनमें रीइंफेक्शन हो गया था, उनका जीन स्टडीज हो गई, तो पता चला कि भाई वो म्यूटेंट वेराइटीज उनमें ही आ गई थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस वायरस में ऐसा हो रहा है। ये वायरसेस, जैसे डॉक्टर जैनर बोल रहे हैं, काफी इनको अपने आप को जिंदा रखने के लिए म्यूटेट होना पड़ता है ताकि ये अपना विरुलेंस बनाए रखे। तो ऐसा नहीं है कि ये नया वायरस है, ये तो पुराने वायरस का ही हल्का सा म्यूटेशन हुआ है। इट इज जस्ट दैट दे आर ट्राइंग टू कीप देमसेल्व्स अलाइव, बट दैट डज नॉट मीन कि ये कोई नया वायरस है और इससे हमें डरने की जरूरत है। ये सब चीज इतना नया नया है, अभी इन्फ्रेंसेस निकालना किसी चीज के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा कि सर बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक वेरिएंट हुआ है और इसमें इन्फेक्टिविटी सिर्फ अभी बढ़ी हुई पाई गई है। इसमें लीथल ये और ज्यादा डेंजरस हो, वो चीज का अभी तक मतलब कोई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जब तक हमें किसी का प्रूफ नहीं हो, वी आर साइंटिफिक पीपल शुड नॉट स्प्रेड दिस न्यूज। हमारी तरफ से तो बस यही लोगों को ये है कि आप पैनिक मत हो जाइए, अभी ऐसा कोई खतरनाक वाली बात नहीं है। ये म्यूटेशन कोई नई बात नहीं है, ये होती रहती है वायरसेस में, ये अक्सर होती रहती है। और कभी कभी म्यूटेशन अच्छी भी होती है कि विरुलेंस ऑफ द वायरस कम करती है। तो हमेशा म्यूटेशन गलत रिजल्ट नहीं लाता है, कभी कभी ये बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो इसलिए अभी इतनी जल्दी पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैनिक की आवश्यकता नहीं है। और भारत में हम जो स्थिति देख रहे हैं, दिल्ली में ही हम देख रहे हैं कि एक समय में करीब 8, 8,500, 9,000 तक पेशेंट जो हैं वो आने लगे थे। स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी और अब हम 800 से नीचे आ गए हैं। तो इससे ये लगता है कि अब कम से कम जो ये दूसरा दौर, या भारत में उसको कई बार उसको तीसरा दौर कहा जा रहा है, वो जो है उतार की तरफ है। यानी फिलहाल कुछ समय तक जो है वो राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर जैनर, दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो वैक्सीन डेवलप किए जा चुके हैं और जो लगाए भी जा रहे हैं, जो एक वैक्सीन जो है वो तो यूरोप में और अमेरिका में लगाया जा रहा है, उसका क्या भविष्य है? अगर म्यूटेशन इसी तरह से होता रहा तो क्या वो वैक्सीन जो है वो कारगर रह पाएगा, या ये जो म्यूटेशन हो रहा है उसके साथ साथ वैक्सीन को भी बदलते जाना पड़ेगा और हम कहीं एक स्थायी वैक्सीन ढूंढ नहीं पाएंगे? पहले तो यह है कि जैसे ये म्यूटेशन हुआ, सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में यही चिंता आई कि जो हमने वैक्सीन अब तक बनाई 8 महीने 1 साल मेहनत करके, क्या ये वायरस उसको बाईपास कर जाएगा, क्या ये वायरस उससे रेजिस्टेंट हो जाएगा? तो ऐसा कुछ एविडेंस आया नहीं। ये वैक्सीन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, नया जो चेंज आया है। और इससे पहले भी अब तक बहुत सारे चेंज आए हैं इसमें। ये कोई नहीं कह सकता कि आगे के 6 महीने बाद, 1 साल बाद इसमें कोई ऐसा चेंज आ जाए कि ये वैक्सीन को बाईपास कर जाए। ऐसे होने की संभावना है, उसको रोल आउट नहीं कर सकते 100%। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितने इसमें चेंजेस आ रहे हैं उनको डेली मॉनिटर करना, रिकॉर्ड करना, स्टडी करना, और फिर उनको ऐड करके वैक्सीन को अपग्रेड करते हैं। हर साल ये वैक्सीन अपग्रेड होती है, फिर नई मैन्युफैक्चर होती है, जैसा इन्फ्लुएंजा में होता है। क्योंकि ये तो आने ही आने हैं, म्यूटेशन होना ही है, वेरिएशन होना ही है, नए वेरिएंट आने ही है। उसी तरीके से इन सबको इनकॉर्पोरेट करके हम वैक्सीन को अपग्रेड करते हैं हर बार। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि जो नए वेरिएंट आए हैं अब तक वो इन वैक्सीन से बच जाएंगे। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। वैक्सीन इस समय लेने में फायदा है, और वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वैक्सीन म्यूटेशन को रोकेगी। जितने ज्यादा लोगों को हम वैक्सीन दे देंगे उतना ही म्यूटेशन कम होगा इस वायरस का, उतना ही इसका रूप बदलना कम हो जाएगा। तो वैक्सीन म्यूटेशन को भी रोकेगी, पेनिट्रेशन को भी रोकेगी, इन्फेक्टिविटी को भी रोकेगी। तो वैक्सीन जल्दी से जल्दी लार्ज स्केल पे
ग्लोबली देना पड़ेगा। एक कंट्री अकेला आइसोलेट नहीं कर सकता कि हमने तो दे दी, क्योंकि अब ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, हर कंट्री जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर जैनर। भारत के बारे में भी जरा देखते हैं डॉक्टर मीनाक्षी धर क्या कहती हैं। डॉक्टर धर, मैं जो यहाँ पर एक चिंता बताई जा रही है, लोग ये कह रहे हैं कि जो अभी तो हमारे यहाँ वैक्सीन देना भी शुरू नहीं किया, और जो अभी ये वैक्सीन यूरोप में और अमेरिका में जो दिया भी जा रहा है वो आरएनए बेस्ड है। जो हम लोग प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन की उम्मीद कर रहे हैं वो अभी तक पहुंचा नहीं है। ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है या जो भारत में बनाया जा रहा है वो भी नहीं, अभी शुरू ही नहीं हुआ है। शायद 1-2 हफ्ते में वो आ जाए बाजार में और उसकी शुरुआत हो जाए। लेकिन जो आशंका ब्रिटेन में है, जो ये कह रहे हैं लोग कि बहुत अभी डॉक्टर साहब ने सब उसको साफ किया कि ये अभी तो इफेक्टिव है ही, तो भारत में भी वो उतना ही इफेक्टिव होगा, या भारत में जो हमारा अलग हमारा जलवायु है, हमारा जो अलग स्थितियां हैं उसमें वो कुछ अलग तरह से रिएक्ट करेगा? देखिए, अभी तो जो जितने भी थोड़े यहाँ पे जितने इन्होंने यहाँ पे ट्रायल्स किए हैं अभी, उसमें इफेक्टिवनेस तो आया है। तो इसलिए हमें क्योंकि वो इंडियन सेटिंग में ही हुआ है इस वैक्सीन का, जो हमारे प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड वाला, तो उसमें ट्रायल्स में सक्सेस तो आई है। तो उसी के आधार पे हम लोग ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है शुरू करने जा रहे हैं। मे बी बाय जनवरी फरवरी हमारे हिंदुस्तान में भी ये शुरू हो जाएगा। जहां तक उसकी इफेक्टिवनेस की बात है, तो जैसा आप सबको मालूम है कि इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। या तो जैसे जब हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड शायद काफी कुछ हो भी चुकी होगी, तो हर्ड इम्यूनिटी भी एक हेल्प कर लेगी हमारे लोगों को इस महामारी से बचने के लिए। और ये महामारी बड़ा डाउटफुल है मुझे कि कितना इसको हम बोले। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे तो कितने सारे इलेक्शन रैलीज और इतने सारे वो धरने वरने सब चल रहे हैं। इतना खतरनाक तो नहीं है ये, मतलब आई कैन नॉट जस्ट से कि विद 100% की डरने की तो जरूरत नहीं है। कम से कम हाँ, बचाव और ये सब तो करना जरूरी है, लेकिन इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। और जैसे हम अपना हॉस्पिटल में देखते हैं कि अभी जो मैं अपने उत्तराखंड की भी अगर बात करूं सिर्फ, कि केसेस काफी कम हो रहे हैं, पहले के कंपैरिजन में केसेस काफी कम हो रहे हैं। और वैक्सीनेशन एक होप है कि हो सकता है ये और थोड़ा सा इसमें, इट विल नॉट इरेडिकेट द डिजीज एज सच, बट डेफिनेटली द इन्फेक्टिविटी रेट और जो सिवियरिटी ऑफ अ डिजीज है वो डेफिनेटली कम होने के पूरे चांसेस हैं इसमें। तो इसलिए लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और साइंस हमेशा एक डायनेमिक चीज होती है। आज हमको ये लग रहा है, आज हम इस लेवल इस तरह से चल रहे हैं, हो सकता है 2-3 महीने में, क्योंकि डायनेमिक चीज है, तो कुछ और डेवलपमेंट हो जाए। और अभी हमारे यहाँ पे जो एम्स के निदेशक है दिल्ली एम्स में, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ भी जेनेटिक स्टडीज होने शुरू हो जाएंगी, तो और वो कुछ जगहों पे तो हो भी रही हैं। तो उससे हम और ज्यादा कंफर्म हो पाएंगे कि हमारे यहाँ पे क्या वेरिएंट्स है और उनके अगेंस्ट क्या वैक्सीन जो हैं ज्यादा इफेक्टिव होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जब जेनेटिक स्टडी होंगी तो हम और ज्यादा श्योर हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर जैनर, एक जो खबर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, यहाँ बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस वायरस का एक ऐसा स्वरूप आ सकता है, यानी ये वायरस अपने आप को ऐसे स्वरूप के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है अभी जो 1 साल में विकसित हुआ है वो भी काम नहीं करेगा, और वैक्सीन तो काम करेगा ही नहीं। तो सच्चाई क्या है? सलेश जी, जब ये वायरस में बदलाव आता है, इसका स्वरूप बदलता है, तो हम 4 चीजें देखते हैं कि बदलाव के कारण इसका पेनिट्रेशन घटा या बढ़ा। उससे तो ये पता चलता है कि कितनी रफ्तार से ये फैलेगा, रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो हमारे डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हमें डायग्नोज करते हैं इन्फेक्शन को, RT-PCR, उससे ये एस्केप तो नहीं कर जाएगा, उसको बाईपास तो नहीं कर जाएगा। तीसरा हम ये देखते हैं कि जो हमने वैक्सीन अब तक तैयार करी है, ये वाला वैक्सीन के बाहर तो नहीं आ गया, एस्केप कर गया। और चौथा देखते हैं कि इसका जो डिजीज पैदा करता है शरीर के अंदर, उसमें क्या बदलाव आया, वो बढ़ी, सीवियर हुई या कम हुई। तो डिजीज में जो परिवर्तन आएगा उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रीटमेंट चलता रहेगा। अगर बदलाव इस तरीके का आया कि हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी चेंज करना पड़ सकता है। अभी तक जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो इम्यूनोसप्रेशन पे बेस्ड है, कि हमारा ही डिफेंस सिस्टम हमारे खिलाफ काम करता है इस वायरस के कारण।
इसमें अगर कुछ बदलाव आता है तो हमें फिर ट्रीटमेंट में भी बदलाव करना पड़ेगा, पर अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि इस तरफ कोई संकेत आ रहे हैं अभी। डॉक्टर धर, मैं आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। भारत में बहुत सारे लोगों को तो ये उम्मीद थी कि वैक्सीन से पहले ही हर्ड इम्यूनिटी हमारे देश में आ सकती है, और जिस तरह की आबादी है, जितना हम फैले हुए हैं, जितना घनत्व है, उससे ये दिखाई भी दे रहा है। और अब किसान करीब 3 हफ्तों से एक साथ बैठे हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क वगैरह भी सिर्फ नाम मात्र के लिए है, और कम से कम कोरोना का कोई व्यापक असर वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी कुछ ना कुछ हद तक हम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब वायरस बदलेगा, चेहरा बदलेगा, तो ये हर्ड इम्यूनिटी जो है, इसका कोई मतलब रह जाएगा या नहीं रहेगा? वो शैलेश जी डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बोला ना कि वायरस में म्यूटेशंस होती रहती हैं और होंगी भी आगे। और जो अगर हमने इन केस, क्योंकि टेस्टिंग तो इतना हम यहाँ पे पता नहीं कर रहे हैं कि हो भी नहीं पाएगा हमारे यहाँ पे। अब हम इसी आधार पे बोलते हैं कि शायद इनको हो नहीं रहा है तो इसलिए हर्ड इम्यूनिटी हो ही गई होगी। बट अगर न्यू वेरिएंट आ गया कोई, इट डिपेंड्स कि वो कैसा है। अभी इस चीज को एक्चुअली पहले ही प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल वो जो नया म्यूटेंट आता है वो कैसे बिहेव करता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सिमिलर होगा इस वायरस के, और उसका इस जितना वो इसके सिमिलर होगा उतना ये वाली हर्ड इम्यूनिटी काम कर लेनी चाहिए। और अगर वो बिल्कुल ही बदल के आएगा तो वो एक नई चीज ही हो जाएगी, तो उसमें तो नहीं काम करेगा अगर वो बिल्कुल ही चेंज होके आएगा। लेकिन अभी तक जो है, अभी तक तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो म्यूटेंट वेरिएंट है, इट्स सेड कि कम से कम 99% प्रोटीन्स तो इसके पुराने जैसे ही हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है इसमें अभी। यानी एक तरह से ये जो है हमारा अभी तक जो कुछ है, उसमें ये लग रहा है कि इफेक्टिव ही साबित होगा। लेकिन डॉक्टर जैनर, मैं आपके सामने एक ये मुद्दा रखना चाहता हूं कि हम ये कह रहे हैं कि थोड़े बहुत बदलाव से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोरोना, ये जो कोविड-19 है, ये तो पिछले साल शुरू हुआ, 1 साल पहले शुरू हुआ। लेकिन ये जो वायरस है, ये एक दूसरे रूप में पहले से ही मौजूद था, लेकिन वो इतना बदल गया कि उसने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि एक बड़ा बदलाव भी उसमें हो सकता है। यस शैलेश जी, ये जो बदलाव हुआ चाइना से, इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे कि बदलाव ये अपने आप हुआ या बदलाव लाया गया, डिजाइन किया गया इस तरीके का, क्योंकि इतना सीवियर बदलाव है कि जो पहले से ये जानवरों में मौजूद था, पेट्स में, वो वाला वायरस ये लग नहीं रहा। और इसमें इस तरह के म्यूटेशंस लाए गए हैं कि वो लंग को इतनी तरह डैमेज कर रहा है। हो सकता है अगला बदलाव है कि ये हार्ट को डैमेज करने लगे। तो बदलाव तो इनमें बहुत आसान होते हैं आरएनए वाले में, वो बदलाव लैब में किए जाए। सबसे ज्यादा बदलाव हो जाते हैं अगर आदमी से जानवर, जानवर से फिर आदमी, तो बहुत तेजी से बदलाव होते हैं। सबसे ज्यादा पूरी प्रॉब्लम यही आती है कि अगर कोई ऐसा वायरस है कि आदमी से बर्ड्स, बर्ड से कैटल में चला जाए, और बर्ड से कैट में चला जाए, टाइगर में चला जाए, फिर आदमी में आ जाए, तो ड्रामेटिक बदलाव हो जाते हैं। और इसमें यही देखा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस कैट को भी इन्फेक्ट कर रहा है, टाइगर को भी इन्फेक्ट कर रहा है। तो इसमें ड्रामेटिक बदलाव की संभावना आगे भी है। ये ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटी है। जाहिर है कि एक बहुत लंबे समय तक सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर मीनाक्षी, एक आखिरी सवाल आपके सामने रखता हूं कि भारत में जहां की अभी वैक्सीन भी आ भी जाए, लगना भी शुरू हो जाए, तो बहुत दूरी रहेगी। शायद हम पूरी आबादी को वैक्सीन लगाते लगाते 1 साल तो निकल ही जाएगा। अगर हम शहरी क्षेत्रों को भी ले, जो मैं अभी देख रहा था कि एक वैक्सीन सेंटर जहां 5 लोग होंगे, वो सिर्फ दिन भर में 100 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। बहुत रिजिड एक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है, जो शायद जरूरी भी है। तो दिल्ली जैसे शहर में भी अगर 100 केंद्र भी खुल जाए, 200 केंद्र भी खुल जाए, तो शायद हम एक दिन में 10,000, 15,000, 20,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे नहीं पाएंगे। तो लंबा समय तो लगेगा भारत में, इसमें कोई वो नहीं है। तो इस बीच किस तरह की स्थिति या किस तरह के खतरे जो है वो भारत में देखे जा सकते हैं?
देखिए, वैक्सीनेट करने में तो टाइम लगेगा एंड इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि कंटिन्यूअस रिसर्च प्रोसेस चलते रहना चाहिए। कंटिन्यूअस पेशेंट्स को स्टडी होते रहना चाहिए। जो पेशेंट्स हमें इन्फेक्टेड आते हैं, उनका अगर प्रॉपर जीनोमिक स्टडी और रिसर्च होता रहेगा, जिससे हमें ये आइडिया होता रहेगा कि अब आगे की इसकी हमें वायरस से 2 कदम आगे चल के सोचना है। आगे ये कैसे बिहेव करने वाला है, उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो अभी तक का जो भी अभी तक जैसे सर ने बताया कि अभी तक तो ये भी लंग्स को ही इफेक्ट कर रहा है, आगे चल के ये बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है। तो हमें अपने हेल्थ सिस्टम को और थोड़ा रोबस्ट करना है। दैट इज व्हाट वी कैन डू एज अ प्रिपरेटरी मेजर फॉर दिस वायरस। और आगे जहां तक और रिसर्च अपनी पूरी कंटिन्यू रखनी चाहिए, ताकि हम अपने यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीजें अलग है, हमारे यहाँ पे सोशल रेस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फिर वेदर्स अलग हैं, हर पार्ट ऑफ कंट्री में अलग अलग वेदर्स हमें मिलेंगे। तो हमें हर जगह के हिसाब से उसको कस्टमाइज करके हमें अपना जो हेल्थ सिस्टम है वो स्टैंड करना पड़ेगा, ताकि जितना हमें इतना भी लॉस जो हुआ है वो आगे हमें ना हो इससे। बस हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। हमें अपनी तैयारी पूरी करने की जरूरत है। डॉक्टर जैनर और डॉक्टर धर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जरूरी सूचना आपने दी। एक महत्वपूर्ण बात तो आपने ये बता दी कि अभी इस वायरस में जो म्यूटेशन हो रहा है, इसका जो चेहरा बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है, उसके चलते डरने की जरूरत नहीं है। जो वैक्सीन आ रहा है वो इस पर अभी इफेक्टिव है। लगभग करीब करीब ये स्थिति है कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो भी इफेक्टिव रहेगी। और फिर भविष्य में अगर चिंता की अगर इसके रूप बदल सकते हैं तो रिसर्च और उस पर R&D भी जारी है। जो ट्रीटमेंट, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका प्रोटोकॉल जो है वो अभी भी पुराने जैसा ही होगा, यानी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचा पाने में सक्षम होंगे। तो आज इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों को। आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है दर्शकों। ये प्रोग्राम हम यहीं खत्म करते हैं, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन आप अपने सवाल हमारे पास भेजते रहिए। आप जिन सवालों का जवाब हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे पूछना चाहते हैं, वो सवाल हमारे पास जरूर भेजिए, अपनी जिज्ञासाएं भेजिए। हम फिर से कोशिश करेंगे कि नए एक्सपर्ट्स और पुराने एक्सपर्ट्स सब लोगों को मिला करके हम आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दें और अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पे जो गलत सूचनाएं दी जा रही है उससे बचें और बचने के लिए हम एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको सही और अच्छी जानकारी दे सकें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।